हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। और जिन छात्रों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद है उनका एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से गया होगा। और इसके साथ ही साथ अभी जिनका एग्जाम बाकी है, बहुत सारे विषयों का एग्जाम बाकी है जिसमें बहुत सारे छात्र हैं, तो वो ध्यान दें कि अभी जो भी आपके पास समय मिल रहा है उसको आप अपने प्रैक्टिस में जो है लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। अगर आपने सिलेबस को कवर कर लिया है, ज़्यादा जो है एग्जाम इंटीमेशन स्लिप, एडमिट कार्ड, ये सब कैसे आएगा, कब आएगा, ये सब कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे पता चल जाएगा। और इसके चक्कर में आप डेली अपने समय को खराब करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने जो लक्ष्य है उससे पीछे हटते चले जाओगे, क्योंकि एक एक नंबर, दो दो नंबर से किसी का नेट, किसी का जेआरएफ ये रह जाता है। तो ये लास्ट टाइम में जो कुछ समय मिल रहा है, तो वहां पर कम से कम तो दो चार क्वेश्चन आप सही कर ही जाओगे, तो जो एक दो नंबर वाले बच्चे बाहर होते हैं वो जो है पास हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए, हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2023, यानी कि अभी आपका एग्जाम 2023 आने वाले समय में जिसके लिए फॉर्म लिया जाएगा, अभी तो ये 2022 का एग्जाम आपका कंडक्ट हो रहा है, तो इसके लिए भी 500 प्लस क्वेश्चन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका आज पार्ट 32 है। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 31 पार्ट को कवर किया था, जहां पर हमने 400 क्वेश्चन को कवर कर लिया था। जैसे कि मैंने वादा किया था कि 500 प्लस क्वेश्चन को मैं कवर कराऊंगा, तो 400 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। और इसके साथ ही साथ जो है अब जो है 10 क्वेश्चन के बजाय मैं आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड करूंगा। एक सेट मैंने, यानी कि एक मॉक टेस्ट को बड़ा मेहनत करने के बाद मैंने उसे अच्छे तरीके से टाइप कर लिया है। इसके बाद से सेकंड मॉक टेस्ट को मैं टाइप कर रहा हूं। बहुत मेहनत लगती है, अकेले काम कर रहा हूं, और मुझे मिले या कुछ ना मिले, लेकिन आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर क्लियर हो जाए, ये बस मैं उम्मीद करता हूं। और एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि इस सेशन में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। इस सेशन में जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सबको ईमानदारी से खुद से अटेम्प्ट करिएगा। जितना ज़्यादा ईमानदार आप खुद के प्रति रहोगे, उतना ही आप लक्ष्य के करीब पहुँचते जाओगे, क्योंकि आप अच्छे से मेहनत करोगे। और आप बस ऐसे किताब खोल के या प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कुछ इधर उधर आप डिस्टर्ब हो जा रहे हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, तो उससे आप ही का नुकसान होगा। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा और सारे क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 401, क्योंकि लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने ऊपर अभी बताया आपको कि 400 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया था। और ये क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग से यहाँ पर लिया गया है। थोड़ा सा मैं पेन को पतला कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मोटा है ये। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 401 में पूछा क्या गया था लॉजिकल रीजनिंग से। फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। नीचे दो कथन दिए गए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर है, दोनों को आपको पढ़ लेना है और इनको अवलोकन करने के बाद, यानी कि समझने के बाद, आप अपनी बुद्धि से, दिमाग से जो भी इसके बारे में तथ्य आज तक आपने पढ़ा है उसमें समझिए, खोजिए कि आखिर इसमें बोला क्या जा रहा है और क्या इसमें से कथन सही भी हैं या गलत भी हैं। उसके संदर्भ में यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। काफी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, आपको इन सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हुए चलना है और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कथन पहले में बोला गया है कि न्याय पद्धति की व्याख्याता द्वारा अनुमान के भौतिक पहलुओं पर अधिक बल दिया जाता है। पाश्चात्य तर्क में न्यायिक अभिव्यक्ति के आकारिकी पहलू पर अधिक बल दिया जाता है। अब इन दोनों को तर्क से संबंधित ये 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको आपको समझ लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों आपका यहां पर सही हो जाएगा। याद रखना है आपको कि न्याय पद्धति के व्याख्या द्वारा जो है अनुमान के भौतिक पहलुओं पर अधिक जो है बल दिया जाता है, ये भी आपको समझ लेना है यहाँ पे। और इसके साथ ही साथ जो है पाश्चात्य तर्क में जो है अधिक अभिव्यक्ति के आकारिकी के पहलुओं पर ज़्यादा बल दिया जाता है, जो कि आपका यहाँ पर सेकंड वाले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन ए बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 402 और ये क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से यहाँ पर लिया गया है। देखिए, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधियां प्रशिक्षु केंद्रित अध्यापन विधियां हैं। प्रशिक्षु का मतलब शिक्षार्थी केंद्रित कह लीजिए, विद्यार्थी केंद्रित कह लीजिए, अध्येता केंद्रित कह लीजिए, जो है लर्नर सेंटर्ड मेथड कह लीजिए, मतलब जिस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी विधि यहाँ पर जो है प्रशिक्षुत केंद्रित अध्यापन विधि है। टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन लिया गया है। और एक बात मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आप देखिए और इसका आंसर भी बताइए। कोई भी टर्म्स या कोई शब्द ऐसा है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं भी बहुत सारे वर्ड्स को पहले से ऐसा नहीं है कि मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप समझ नहीं पाते,
तो थोड़ा भी घबराना नहीं चाहिए। उन शब्दों को आपको कॉपी कर लीजिए या लिख लीजिए और देन उसके बाद से गूगल के सर्च इंजन में जहां से भी आप सर्च करके उनकी वास्तविक जो आज की हिंदी आप बोलते हैं उसमें ट्रांसलेट करिए, या उनके और भी अर्थ क्या हो सकते हैं, उस तरीके से आप बहुत ही स्पष्टता ला सकते हैं उन शब्दों के बारे में, उन तथ्यों के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ रही। तुरंत सर्च करिए, इससे खोजबीन करने से आपकी लर्निंग जो है क्षमता वो भी बढ़ती है, और चीज़ें जब खोजबीन करके आप याद करते हो या खोजते हो तो वो चीज़ें लंबे समय तक आपके मस्तिष्क में सेव रहती हैं। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर प्रशिक्षु केंद्रित अध्यापन विधियां देखना है। यहाँ पे कुछ विकल्प आपको दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। उम्मीद है कि मैंने इतना समय लिया तो आप सभी ने कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर बताया होगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी जो है आपका क्या है, प्रशिक्षु केंद्रित यानी छात्र केंद्रित अध्यापन विधि है। क्रियाशील अधिगम, अभिगम लिखा है ये आपका, अधिगम यहां पर हो जाएगा, ये अधिगम टाइप में मिस्टेक हो जाता है। तो क्रियाशील का मतलब एक्टिव, जिसमें छात्र एक्टिव होता है। जैसे प्रैक्टिकल कोई कराते हैं आप, प्रैक्टिकल किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसमें छात्र काफी ज्यादा एक्टिव है, तो ये छात्र केंद्रित है। यहाँ पर जहां पर छात्र की भागीदारी सबसे ज्यादा हो, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, वो विधि आपका छात्र या प्रशिक्षु केंद्रित हो सकता है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा उसको क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक्टिव रह सके और एक्टिव होकर सीख सके। तो आई होप कि समझ पा रहे हैं। सहकारी अधिगम, जिसको यहां पर कोऑपरेटिव लर्निंग भी कहा जाता है, सहयोगात्मक लर्निंग, एक दूसरे छात्र आपस में मिलकर जो है सहयोगात्मक तरीके से लर्निंग करते हैं, चीजों को सीखते हैं, बनाते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रशिक्षु या छात्र केंद्रित। और आगमनात्मक अध्यापन व अधिगम, ये भी जो है आपका छात्र केंद्रित हो जाएगा। कैसे, आगमनात्मक विधि के अंतर्गत क्या होता है कि छात्रों को कोई कॉन्सेप्ट या तथ्य समझाने के लिए सबसे पहले उनके सामने कोई एग्जाम्पल जो है दिया जाता है, उसके बाद से उनको तथ्यों की तरफ ले जाया जाता है। जबकि निगमनात्मक में इसका उल्टा होता है, पहले रूल्स को जो है सिखाया जाता है, देन उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन कुछ विषय होते हैं जिनमें रूल्स का पता होना जरूरी है, जहां पर निगमनात्मक जो विधि है वो लागू होता है। जैसे मैथ हो गया, वहां पर आपको रूल्स पता होगा, तभी जो है आगे जाकर आप वहां पर उदाहरण देंगे तो कोई एक सवाल आप लगा सकते हो, लेकिन आपको रूल्स और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी बातें आप समझ पा रहे हैं। और निष्क्रिय अधिगम, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये छात्र केंद्रित नहीं होगा, तो इसलिए एबीसी हमारा क्या है, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 403, और ये भी क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से यहाँ पर लिया गया है, कथन के फॉर्म में है। दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद से जो बोला जा रहा है यहाँ पर कि अच्छे से समझिएगा, देन उसके बाद से जो है यहाँ पर अपना राइट आंसर इन चारों विकल्पों में से देने का प्रयास करिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी मैं कराया हूँ बहुत सारा, लेकिन जो लेवल क्वेश्चन का पूछा जा रहा है पीछे के एग्जामों में अगर आप देखेंगे तो वैसे ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ। इवन ये सारे क्वेश्चन आपके 2022 में अलग अलग शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कथन पहला और कथन दूसरा दोनों क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी ने डिस्प्ले पे सारा क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़कर आपने आंसर दिया होगा। मैंने ऊपर स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ा। देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है कथन पहले में कि किसी तर्क के मूल्यांकन में दो चरण शामिल होते हैं, अर्थात आधार वाक्यों और निष्कर्ष के बीच संबंध का मूल्यांकन करना तथा आधार वाक्यों के सत्य का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो ये आपका पहला कथन क्या है, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। और कथन दूसरे में यही बोला गया है कि निगमनात्मक तर्क जिनमें निष्कर्ष आधार वाक्यों से वास्तविक रूप से निकलता है वैध कहे जाते हैं, और जिनके आधार वाक्य भी सत्य होते हैं वे सुदृढ़ तर्क कहे जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपका सही यहां पर हो जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए या एलआर यानी कि लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित ये क्वेश्चन आई थिंक मुझे लग रहा है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 404, और ये क्वेश्चन आपका हायर एजुकेशन से संबंधित यहाँ पर है। हर यूनिट से मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सूची 1 में व्यक्तित्व के बारे में नाम दिया गया कोई व्यक्ति, और सूची 2 में उनका क्षेत्र यानी किस क्षेत्र से वो संबंधित है वो दिया गया है। तो सिंपली सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आइए हम इसे मैच कर लेते हैं और आप भी मैच करके अपना राइट आंसर बताइए। सबसे पहले क्या दिया गया है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर किसके साथ मैच हो जाएगा, दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो है आपके साहित्य से संबंधित है। और उसके बाद से आपका दिया गया बी.एस. चंद्रशेखर, ये किससे संबंधित है, ये आपका भौतिकी विषय के क्षेत्र से संबंधित है, एस चंद्रशेखर।
और उसके बाद से सी जो है आपका मंजुल भार्गव, ये किसके साथ मिल जाएगा आपका, तो ये आपका दूसरे के साथ, सॉरी चौथे के साथ यहाँ पर मिल जाएगा, गणित विषय के साथ संबंधित है। ये दूसरा पहला आपका यहाँ पर ये एक्स्ट्रा वर्ड टाइप हो गया है, इसे कोई लेना देना नहीं है आपका। तो गणित विषय से ये संबंधित है। और अमर्त्य सेन किससे हैं, अमर्त्य सेन के बारे में आप सभी जानते हैं, ये अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। तो सिंपली ऐसे मैच कर लेना था और मैचिंग के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही होता है। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। पहले का दूसरा, फिर उसके बाद से बी का पहला और सी का आपका चौथा यहाँ पर है और डी का यहाँ पर आपका तीसरा हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यहाँ पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 405 और ये क्वेश्चन आपका हायर एजुकेशन से यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन आपसे बहुत अलग अलग तरीके से, कथन, अभिकथन, तर्क, दो स्टेटमेंट्स, मैचिंग वाले क्वेश्चन, कई सारे स्टेटमेंट्स, ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट वे में आपसे बनाकर पूछे जाते हैं, जहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है कि कितना डेप्थ में आपने चीज़ों को समझा है। बाकी फैक्चुअल क्वेश्चन एक लाइन में पूछ लिया जाता है तो उसका बहुत कम जो है क्रेज हो गया है एग्जाम में। अब बहुत कम ही क्वेश्चन वैसे देखने को मिलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को आपको मिलेंगे। कथन पहले में बोला जा रहा है कि भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना सर्वप्रथम औपनिवेशिक काल में हुई थी। कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि ये आपका ब्रिटानी नहीं होगा, ये ब्रिटिश सरकार होगा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं के विस्तार में वास्तव में रुचि थी। अब दोनों कथन को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है, देन उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कथन पहला आपका सही है, लेकिन कथन दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। कथन पहला आपका क्या है, यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसको पिंक कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और कथन दूसरा आपका गलत हो जाएगा। भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना सर्वप्रथम औपनिवेशिक काल में हुई थी, ये बात आपकी सही है पूरी तरीके से, लेकिन ब्रिटिश सरकार की भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं के विस्तार में कोई वास्तविक रुचि नहीं थी। अगर वो लोगों को एजुकेटेड या शिक्षित कर देते तो उनकी गुलामी कौन करता। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था और वहां पर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा उन्होंने काम नहीं किया था। मतलब बहुत ज़्यादा जो है आपको उनकी विशेष रुचि जो है हायर जो एजुकेशन से संबंधित संस्थान है उनको खोलने में नहीं थी। तो ये बात आपकी पूरी तरीके से गलत है, जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 406। अब 406 से लेके 410 तक आपका यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, जहां पर एक पैराग्राफ आपको जैसा कि दिया गया है यहाँ पर, और इसको पढ़कर ही जो है आपको अपने हर क्वेश्चन के, यानी कि जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर देना है। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है आपको आंसर इसी पैराग्राफ में से मिलेगा। कभी कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ को करता है तो वहां पर कुछ शब्द या कुछ लॉजिक या दिमाग आपको लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद से राइट आंसर अपना देना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे पैराग्राफ में एज इट इज आपको आंसर मिल जाता है हर प्रश्नों का। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं, आप अपना राइट आंसर जो है यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि जब स्थानीय उत्पाद निम्न स्तर की गुणवत्ता के हो तो उपभोक्ता की पसंद क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर कोई स्थानीय, यानी कि जो आपके डोमेस्टिक उत्पाद या प्रोडक्ट हैं, घरेलू जो लोकल स्तर पे बनाए जाते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया आयातित वस्तु, यानी कि जो बाहर से वस्तुएं मंगाई जाती हैं वो आप लेंगे। बी दिया गया गुणवत्तापरक वस्तुओं के लिए ज़्यादा खर्च करेंगे, यानी कि अपने ही देश में बहुत ज़्यादा अगर आपको क्वालिटी वाली सामान मिलती है तो उसकी प्राइस ज़्यादा है, तो वो आप खर्च करके लेंगे। सी है आपका अधिक फुर्सत वाली गतिविधियों में शामिल होना। डी है आपका अभिष्ट खरीदारी को नकारना। अब इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ में कहाँ पर मिलेगा, और वैसे ही आपको सारे क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आयातित वस्तुओं की तरफ आप जो है उन्मुख होंगे। बहुत सारी चीजें जैसे कि चाइना से हमारे यहाँ आती हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनको आप मेड इन इंडिया बोलते हैं, लेकिन उनके कंपोनेंट जो है बाहर से जो है मंगाए जाते हैं। तो ऐसा कहना है कि नहीं हम पूरे तरीके से हमारे यहाँ सारी चीजें बनती हैं, ये गलत होगा। बहुत सारी चीजों को हम बाहर से जो है क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका मैं आंसर दिखा देता हूं यहाँ पर, कहां पर इस पैराग्राफ में मिल जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि उपभोक्ता प्रत्येक जगह गुणवत्ता का ध्यान रखना मतलब रखता है, यानी क्वालिटी अगर यहाँ पर नहीं मिलेगी तो बाहर के सामानों की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो उसे खरीदेगा। वे उपभोक्ता विदेशी आयातित की ओर उन्मुख हो जाते हैं और स्थानीय उत्पाद विक्रय की मात्रा कि कम कर देने से दबाव में फंस जाता है, यानी कि लोकली चीजों का इस्तेमाल वो कम करते हैं अगर क्वालिटी उनकी खराब है, और बाहर से आने वाली सामानों का वो इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको लाइन दी गई, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका आंसर यहां पर पढ़ने के बाद आपको मिल गया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 407 और देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता की मांग वाले गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की तरफ हम कैसे जा सकते हैं। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए मैंने पैराग्राफ को पढ़ रखा है इसलिए आंसर यहां पर मैं बताता हुआ चल रहा हूं, तो आपके सामने पैराग्राफ भी दिख रहा है और क्वेश्चन भी है और इसका आंसर आप बताते हुए चलिए। पहले आप क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन में ये जो बातें बोली जा रही हैं आपको देखना है कि इस पैराग्राफ में कहां पर इसके बारे में बात हो रही है, वहीं पर आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। तो राइट आंसर आप जरूर बताएं। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। गुणवत्ता परक वस्तुओं को उत्पादित करना और उसका उचित मूल्य रखना। तो उपभोक्ता की मांग वाले गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, तो गुणवत्ता परक जो है आपको वस्तुओं को बनाना पड़ेगा और उसका उचित मूल्य रखना पड़ेगा। उचित का मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, जैसे कि जो चाइनीज फोन है आप देखेंगे कि पूरे हमारे देश के मार्केट को उन्होंने कैप्चर कर रखा है, क्योंकि वो सस्ता होते हैं और बहुत सारे फीचर्स उसमें ऐड कर देते हैं जिसके वजह से वो कंज्यूमर उनको ज़्यादातर बाई करते हैं। और जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ोन्स होते हैं, चाहे एप्पल का हो गया, चाहे आपका सैमसंग का हो गया, सैमसंग भी अब बहुत कम प्राइस में फ़ोन को बनाने लगा, लेकिन एप्पल और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जिनके बहुत सारे महंगे फ़ोन्स आते हैं, लेकिन पहले के कंपैरिजन उनके भी फ़ोन के प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हुए हैं। तो गुणवत्तापरक वस्तु तो आप बनानी है, लेकिन उसका प्राइस भी बहुत आपको रीजनेबल रखना है, तब जो है कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रुचि दिखाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बताया और इसका भी आंसर इसी पैराग्राफ में है। मैं पढ़ नहीं रहा हूं ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो सीधे मैं आंसर बता दे रहा हूं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 408। इसमें बोला जा रहा है कि बहुत अधिक फुर्सत के क्षण का परिणाम क्या होता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। इसी पैराग्राफ से संबंधित ये क्वेश्चन आपका है कि बहुत अधिक फुर्सत के क्षण अगर आपके पास हैं, पल हैं, समय है, तो उसका परिणाम क्या होगा। अधिक उत्पादकता, मनोरंजन का विस्तार, निवारण के लिए अधिक सामाजिक मुद्दे और बढ़ी हुई वर्जनाहीनता। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निवारण के लिए अधिक सामाजिक मुद्दे जो है आपके पास होने चाहिए। ये भी आपको इसी पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा कि बहुत अधिक फुर्सत के क्षण का परिणाम जो है निवारण के लिए अधिक सामाजिक मुद्दे आपके होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 409 और देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न गुणवत्ता उत्पाद के मुद्दे का इसके माध्यम से समाधान किया जा सकता है, यानी कि निम्न गुणवत्ता वाले कोई उत्पाद हैं, एक मुद्दा बन रहा है, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि इसकी क्वालिटी बहुत खराब है इस प्रोडक्ट की, और इसके माध्यम से मतलब किसके माध्यम से इन चारों विकल्पों में से आप ये समाधान ला सकते हैं इस प्रोडक्ट के संदर्भ में। तो देखिए ईमानदार कार्यकुशलता से, फिर या आयातित वस्तुओं पर उच्च प्रशुल्कों को लगाकर, या फिर उत्पादन विस्तार को कम करके, या गैर स्थानीय श्रमिकों को किराए पर रख के। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना और इसका भी आंसर इसी पैराग्राफ में, इसी गद्यांश में है। मैं कंटिन्यूअस वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से प्रश्न को समझें और अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करें। जिस तरीके से आपको एक ही स्क्रीन पे क्वेश्चन और ये पूरा पैराग्राफ दिख रहा है, ऐसे आपको अपने एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तब जाकर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसका आंसर दे पाएंगे क्वेश्चन का। तो ये वाली चीज़ें आपको अपने एग्जाम में कंप्यूटर के डिस्प्ले पे नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं एक ही बार में ये दोनों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ईमानदार कार्यकुशलता के माध्यम से जो है आप निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद के मुद्दे को जो है मुद्दे का जो है समाधान यहाँ पर कर सकते हैं कि क्वालिटी पूर्ण जो है काम करे। यहाँ पर कोई भी श्रमिक अगर कारखाने में रखे जाते हैं तो वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी के साथ काम करे, उसकी फिनिशिंग पे और उसको अच्छे से बनाए, तो उसके बाद से इसे निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद के मुद्दे को जो है आप समाधान इसका कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 410 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 5वां क्वेश्चन आपका है।
अब देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि ईमानदार निष्पादन का विचार जुड़ा है। ईमानदार निष्पादन का विचार किन विकल्पों के साथ जुड़ा है इन चारों में से, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ईमानदारी से किए गए कार्य से होने वाली आय से जो है आपका ईमानदार निष्पादन का विचार यहां पर जुड़ा हुआ है। ये भी आपका इसी गद्यांश में आंसर आपको मिल जाएगा। मैंने पढ़ रखा है और राइट आंसर बताता हुआ चल रहा हूं, लेकिन आपको करना क्या है कि मैं तेजी के साथ चल रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करिए, हर एक प्रश्नों का आंसर देते हुए चलिए यहां पर, तब जाकर आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ईमानदारी से किए गए कार्य से होने वाली आय जो है ईमानदार निष्पादन का विचार यहां पर इससे जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जो है आज का सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन को आप सभी ने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, और किसी प्रश्न को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप जो है वीडियो को लाइक करके जो है हमें अप्रिसिएट कर सकते हैं, और इसे शेयर करें ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प मिल सके। और इसके साथ ही साथ जो है मॉक टेस्ट के बारे में मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट मैंने तैयार कर लिया। एक तो टाइप हो गया है आपका। एक व्यक्ति के लिए ये सारा काम करना बहुत कठिन काम है। आप प्रयास करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चैलेंज, लेकिन आप खुद से चीज़ों को बनाकर प्रयास करो। सीखना चाहिए हर चीज़ कि कैसे पीपीटी तैयार करते हैं, कैसे वीडियो उसका बनाकर लोगों को हेल्प करते हैं उस किसी टॉपिक से संदर्भ में। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, काफ़ी अगर अकेले करना हो तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो 50 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट मैंने तैयार कर लिया, उसको मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, और एक और टाइप कर रहा हूं। तो जितना संभव हो सकता है मैं आपको हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये फुल टेस्ट रहेगा, इसमें 10 यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आपके इंक्लूड रहेंगे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि अभी तक मैं आपको 10-10 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को करा रहा था। लेकिन ये पूरी तरीके से आपका मॉक टेस्ट होगा, यहाँ पर ज़्यादातर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो ये 50 क्वेश्चन को कराने में मुझे बहुत सारा समय लग जाएगा। तो कंटिन्यूअस क्वेश्चन चलता रहेगा आपका, और उसका आंसर आपको देना होगा। तो जल्द ही जब नेक्स्ट मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा वो आपका मॉक टेस्ट वाला होगा। तो उम्मीद है कि सेशन आप सभी को आज का पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। लाइक करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन बना रहता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसका कोई फीडबैक ही नहीं है, तो वो अपने आप में हतोत्साहित हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है। तो आप भी समझ सकते हो कि अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो और मेहनत से कर रहे हो, और अगर आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है तो आप काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाते हो, और हो सके तो आप फिर तैयारी करना छोड़ देते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, 2-4 लोगों के द्वारा बोला जाता है कि नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, थोड़ा और आपको मेहनत करें, तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर आती है। तो बस वही फील यहाँ पर होता है इस लाइक से, और कुछ ज़्यादा इसका मतलब नहीं है। लाइक शेयर करके, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बगल में ये जो घंटी का निशान होता है इसको आप प्रेस कर लेंगे, तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, चाहे एग्जाम रिलेटेड, एडमिट कार्ड रिलेटेड, कोई भी ऑथेंटिक जानकारी जो हम आपके साथ साझा करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक चली जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।